के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और सबसे पहले बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। राजौरी के मेहारी काकाकोट इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। उसके पाकिस्तानी होने का शक जताया जा रहा है। तो राजौरी के बालाकोट में इस वक्त कोम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है और काफी घंटों से ये कार्रवाई वहां पर चल रही है, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबे पूरे ना हो सके। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये जो पूरा ऑपरेशन चला है, इसके बारे में तफसील से बताएं, कैसे इसके बारे में इनपुट्स मिले, क्योंकि लगातार इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान के तरफ से की जा रही है, खासतौर पर एलओसी पर। बिल्कुल नेहा, कल शाम को जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है कालाकोट के इलाके में, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जो है तलाशी अभियान शुरू हुआ इस पहाड़ी क्षेत्र में। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि काफी दुर्गम स्थान है, पहाड़ी इलाका है, जंगल का। यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और जैसे ही सर्च ऑपरेशन की अवधि बढ़ी तो तुरंत गोलियों की आवाज सुनाई दी और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को देखा और उसको तुरंत वहीं पर ढेर कर दिया गया। ये जो आतंकवादी है, इसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमारे पुलिस विभाग में सूत्र है, उनका कहना है कि शायद ये पाकिस्तानी मूल का हो सकता है। जैसे इसको ढेर किया गया, वहां पर काफी मात्रा में जो है असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ, AK-47 राइफल भी बरामद हुई। क्योंकि तब काफी अंधेरा हो चुका था, तो सुरक्षा बलों ने कॉर्डन जो है वो बनाए रखा, लेकिन सर्च ऑपरेशन को स्थगित कर दिया क्योंकि अंधेरा हो चुका था। आज जैसे ही सुबह उजाला हुआ तो सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू हो चुका है और सुरक्षा बल जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं और आतंकवादी तो वहां जंगल में तो नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है किसी और आतंकवादी होने की, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल जो है कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस इलाके में कोई और आतंकी तो नहीं है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कालाकोट का जो इलाका है ये राजौरी जिले का अंदरूनी इलाका है। ये नियंत्रण रेखा के पास नहीं पड़ता है, ये अंदरूनी इलाका है और बहुत वर्षों बाद राजौरी जिले के किसी अंदरूनी इलाके में एक एनकाउंटर हुआ है। और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि नियंत्रण रेखा पर एक जो है घुसपैठ की कोशिश की थी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और उसके तुरंत बाद अब ऐसी घटना हुई है। अब फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या CRPF हो, बिल्कुल मुस्तैद है और किसी भी जो आतंकी की जो साजिश है उसको नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और एक और अपडेट मैं आपको नेहा दे दूं, कल शाम को सीज फायर वायलेशन हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से सुंदरबनी सेक्टर में, जो कि राजौरी जिले में ही है। और वहां पर हमारे एक जो बहादुर सिपाही हैं, जो आर्मी के जवान हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो पाकिस्तान जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक बार फिर आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। उस समय में जब पूरा विश्व कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान का ध्यान सिर्फ आतंकवाद की तरफ है। पाकिस्तान आतंकवाद को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरीके से 1 जून, 2 जून, 4 जून, 5 जून इन तमाम तारीखों को पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश की तौर पर देखा जा रहा है। आखिरकार साजिश से कब बाज आएगा पाकिस्तान, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। और अगली खबर भी पाकिस्तान की नापाक करतूत से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में पाक उच्चायोग के 2 स्टाफ जासूसी में पकड़े गए, तो अपने यहां भारतीय राजनयिकों को परेशान करने पर उतर आया है पाकिस्तान। इस्लामाबाद से एक वीडियो आया है जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूस भारतीय राजनयिक का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद से आया ये वीडियो बताता है कि पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता, कम से कम ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। ऐसे समय में भी पाकिस्तान अपनी पारंपरिक आतंकी गतिविधियों को, अपने छल को, अपनी बदतमीजी को जस का तस जारी किए हुए है। इस पूरी तस्वीर को पहले बहुत गौर से देखते चलिए। पाकिस्तान में भारत के राजनयिक गौरव अहलूवालिया की कार है ये। इसके भीतर गौरव अहलूवालिया हैं। उनकी कार के ठीक बगल में ये बाइक वाला आदमी चल रहा है।
ये आदमी पाकिस्तान में आतंकियों को शह देने वाली उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है। ये आदमी गौरव अहलूवालिया का पीछा करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में एक सफेद कार दिख रही है, साथ में बाइक के साथ एक आदमी। ये दोनों गौरव अहलूवालिया के घर के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए भारतीय राजनयिक को डराने की कोशिश में है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनीवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज डिफेंस गौरव अहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा। उसका आतंकी चेहरा दुनिया के सामने आए दिन सामने आता रहता है। हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात 2 पाकिस्तानी अधिकारी जासूसी करते पकड़े गए। पकड़े गए दोनों जासूसों का नाम आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर है। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद दोनों अधिकारियों को पाकिस्तान भेज दिया गया। ये एक बहुत ही सस्ती हरकत है, चीप हरकत है, और इसका कारण भी साफ है कि पाकिस्तान खुद अपनी तरफ से तो इन्होंने अपने दूतावास में स्पाइस भेजे हुए हैं, आईएसआई के आदमी भेजे हुए हैं जो कि जासूसी कर रहे हैं और जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। अब रंगे हाथ जब वो पकड़े गए तब उनको ये महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ पलट कार्रवाई करते हैं, और वो इस किस्म की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार की बदला लिया जा रहा है कि अभी जो 2 आईएसआई के ऑफिशियल थे जो कि एस्पोनेज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे भारत के अंदर, उनको वापस भेजा गया था। तो इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो कहीं बदला लेने की कोशिश कर रही है। बड़े दुख की बात है, ये कार्रवाई कर रही है, ये हम पूरे हिसाब से इस केस को ले जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अब बदला लेने के चक्कर में ऐसी बचकाना हरकत कर रहा है। तिल मिलाया पाकिस्तान राजनयिक को परेशान करके अपनी खींच दिखा रहा है। उसे लगता है कि ऐसी हरकतें करके वो राजनयिकों पर दबाव बना सकता है, मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने आतंकी चेहरे को खुद ही बेपर्दा कर रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसों के संपर्क में आने वाले रेलवे के 2 कर्मचारियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले दोनों जासूसों ने सेना के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए रेल भवन में जाल बिछाया था। फिलहाल दोनों रेल कर्मचारियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। पाकिस्तानी जासूसों से कनेक्शन के मामले में रेलवे के 2 कर्मचारियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। पूछताछ में रेलवे के दोनों कर्मचारियों ने बताया कि पाकिस्तानी उच्च आयोग में काम करने वाले आईएसआई एजेंट आबिद और ताहिर उन्हें बड़ौदा हाउस के बाहर मिले थे। दोनों ने रेलवे कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की। रेलवे में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश की। पाकिस्तानी एजेंट अपने मिशन में कामयाब भी हो जाते, लेकिन उनके कुछ सवालों से रेलवे कर्मचारियों को उन पर शक हो गया। आखिर वो सवाल क्या थे? रेलवे में आर्मी के लोग कौन सी बोगी में जाते हैं? आर्मी के लोग रेल में कैसे जाते हैं? आर्मी पर्सनल ट्रेन की मूवमेंट कब और कैसे होती है? इन्हीं सवालों से रेलवे के कर्मचारियों को आबिद और ताहिर पर शक हुआ, लेकिन इन शातिर जासूसों ने यह कहकर रेलवे कर्मचारियों को बरगलाने की कोशिश की कि उनका भाई किताब लिख रहा है, इसके लिए वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जांच में पता चला कि पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात इन एजेंटों ने सेना के एक हवलदार को अपने जाल में फंसा लिया था, जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन में डाक ड्यूटी करता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हवलदार से पूछताछ की परमिशन मांगी, तब सेना की तरफ से बताया गया कि हवलदार का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई एजेंट आबिद और ताहिर तकरीबन 6 महीने से जासूसी के काम में लगे हुए थे। इसी के तहत सेना के एक हवलदार को इन लोगों ने अपने जाल में फंसा लिया था। सेना का हवलदार कोई इंफॉर्मेशन देता, इसके पहले ही आर्मी इंटेलिजेंस को इस बात की खबर लग गई
जैसे ही आबिद और ताहिर को पकड़ा गया, हवलदार का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले जासूस आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर खान को दिल्ली के करोल बाग के एक रेस्टोरेंट में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा था। आबिद और ताहिर के साथ उनका ड्राइवर जावेद भी पकड़ा गया है, जो उनके इसी जासूसी रैकेट में शामिल था। जासूसों के पास से आईफोन बरामद किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बात कोरोना के आंकड़ों की करेंगे। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 2500 पार कर गया है। एक दिन में यहां 22 लोगों की जान गई है। वहीं महाराष्ट्र का हाल तो और भी बुरा है। यहां एक दिन में 123 लोग कोरोना की जंग हार गए। 4 लॉकडाउन का दौर हो या अनलॉक 1 की आगाज, जिस कोरोना ने महाराष्ट्र में कोहराम की कहानी शुरू की थी, उसका अंत होता नहीं दिख रहा। जब देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो महाराष्ट्र में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के साथ साथ मौत के आंकड़े में भी तेजी से उछाल आया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 123 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। वहीं एक दिन पहले 122 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई थी। राज्य में अब तक 2710 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं 24 घंटे के अंदर करीब 3000 नए केस सामने आए हैं और मरीजों का आंकड़ा 77,793 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल मुंबई का है, जहां करीब 45,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 1,500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुंबई में कोरोना के नए केस भी कम होने का नाम नहीं ले रहे, जहां 24 घंटे में 1400 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खत लिखकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया कि मुंबई में कोरोना टेस्ट आधा कर दिया गया है। फडणवीस के मुताबिक 1 मई को पूरे महाराष्ट्र में हुए कोरोना टेस्टों में से 56% टेस्ट सिर्फ मुंबई में हुए थे, जबकि 31 मई को ये आंकड़ा गिरकर 27% पर पहुंच गया। पूर्व सीएम का कहना है कि परीक्षण कम होने से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। ऐसे समय में जब कोरोना का केस अधिकतम है तो टेस्टिंग बढ़ जानी चाहिए। खत में आरोप लगाया गया कि परिजनों को जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में प्राकृतिक मृत्यु या अन्य कारणों का उल्लेख है। कोरोना या कोरोना संदिग्ध का उल्लेख मृत्यु प्रमाण पत्र से हटा दिया गया है। सियासत के बीच महाराष्ट्र में आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। इधर दिल्ली में भी बॉर्डर सील की खींचतान के बीच कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1359 नए केस सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 25,000 को पार कर चुकी है। मौत का आंकड़ा 650 तक पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में कोरोना ने 22 लोगों की जान ले ली है। देश के 2 बड़े शहर कोरोना के निशाने पर हैं, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद ये बीमारी नियंत्रण में नहीं आ रही। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक तरफ ये चुनौती है कि अनलॉक 1 में किस तरीके से चीजों को नियंत्रित किया जाए ताकि कोरोना के मामले कम से कम बढ़ सके, लेकिन अब जब ऐसा होने लगा है धीरे धीरे, तब ये आंकड़े डरा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर मुंबई की। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से अनलॉक 1 में बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, उसके बाद से दिल्ली में जिस तरीके का मूवमेंट देखा गया, केजरीवाल सरकार ने बॉर्डर को भी सील करने की बात कही, लेकिन लगातार यहां पर कोरोना का विस्फोट दिल्ली के अंदर हो रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो जिस तरीके से 1359 मामले आए हैं और ये आंकड़ा 25,000 के पार हो चुका है, ऐसे में दिल्ली की स्थिति काफ़ी खराब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की भी जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से मिली है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सिम्टोमेटिक हैं, यानी कि उनके कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसके लिए भी गाइडलाइन चेंज की गई है और उन लोगों को ये कहा गया है कि जिनके लक्षण कोरोना के दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की
बात कही गई है। और जो उन्होंने बिंदुवार जानकारी दी है उसमें ये कहा है कि जो लोग कंटेनमेंट एरिया में हैं, अगर उनको सिम्टम आ रहे हैं तो वो लोग दिखा सकते हैं, या फिर दूसरी जगहों पर अगर मूवमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा है, उनको किसी भी तरीके का सिम्टम है तो वो दिखा सकते हैं। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केस को लेकर के सीधे तौर पर यह कहा गया है कि दिल्ली में अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनको जांच कराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जब लगातार कोरोना के संक्रमण फैल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में पैरामिलिट्री फोर्स के लोग काम कर रहे थे, उसमें से 98% ऐसे लोग थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे और उन लोगों को किसी भी तरीके का लक्षण नहीं था। अगर उनकी जांच नहीं होती तो ये पता नहीं होता कि इनमें कोरोना संक्रमण है या नहीं। तो ऐसे लोग कोरोना के वाहक बन सकते हैं। इससे ये जरूरत है कि सभी लोगों की जांच हो जिसमें सिम्टम है या सिम्टम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बढ़ते कोरोना मामलों के बीच ऐसी आशंका गहराने लगी है कि जून का महीना कोरोना को लेकर मुसीबत वाला महीना साबित हो सकता है। दरअसल देश में कोरोना के ग्रीन जोन तेजी से घट रहे हैं, रेड और ऑरेंज जोन में इजाफा हो रहा है। कोरोना केस 2 लाख पार, बढ़ते जा रहे हैं रेड जोन। कोरोना पर आफत का जून। जून का महीना शुरू होते ही कोरोना केस ने रफ्तार पकड़ ली है। 4 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना केस की संख्या 2,16,000 पार कर गई है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, देश में कोरोना रेड जोन में भारी इजाफा है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने 717 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। उसके मुताबिक 1 अप्रैल तक 717 जिलों में से केवल 1% जिलों में 50 या इससे ऊपर कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि ठीक 2 महीने के बाद देश के लगभग आधे जिले रेड जोन में बदल गए हैं। 1 अप्रैल तक केवल 6 जिलों में 50 या उससे अधिक कोरोना वायरस के मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जबकि ये संख्या 2 जून को बढ़कर 345 हो गई है। तो क्या वो आशंका सही साबित हो रही है कि जून में मामला बिगड़ सकता है? समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफ़ी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी, वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हो और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हो। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। जिलावार आंकड़ों से पता चलता है कि रेड जोन में 98% और ऑरेंज जोन में 44% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 महीने पहले देश में ग्रीन जोन 69% थे, अब ये संख्या घटकर 9% हो गई है। इस अवधि में ज्यादातर जिले जो ग्रीन जोन थे अब रेड जोन में आ गए हैं। महाराष्ट्र में 3 सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं, मुंबई, पुणे और ठाणे। मुंबई देश का सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है। इसके बाद चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे और पुणे आते हैं। भारत में 2 जून तक कोरोना वायरस के जितने मामले दर्ज हुए हैं उसका लगभग आधा यानी 90,000 केस इन 5 जिलों में दर्ज किए गए हैं। पिछले 1 सप्ताह में भारत के लगभग 15% जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में 100% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों में एक और चिंता और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। कई जिले अचानक कोरोना केस में चिंता बनकर उभरे हैं। प्रवासी मजदूरों के लौटने को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से मृत्यु दर कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक वैश्विक औसत 6.13% की तुलना में भारत में कोरोना केस की मृत्यु दर 2.8% है। नई दिल्ली से दीपू राय के साथ आज तक ब्यूरो। और अब देश में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करेंगे। देश में कोरोना का केस अब 2.25 लाख को पार कर गया है। अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 1,09,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 6,348 मरीजों की जान गई है। आपको ये ताजा आंकड़े दिखा दे, 2,26,770 मरीजों की तादाद अब पूरे देश भर में हो चुकी है। 6,348 लोगों की अब तक जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये 8 बजे तक के आंकड़े हैं। और अब बात भारत और चीन के बीच रिश्तों की। कल दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक होगी। ये बैठक त्रिशूल के BMP कॉम्प्लेक्स में की जाएगी। बैठक स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहीं पर कल
बैठक होनी है। इस बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से लगातार एलएसी पर जो चीन का मूवमेंट देखा जा रहा है, चीनी सेना का, उसको लेकर ये वार्ता अहम मानी जा रही है। बीएमपी कॉम्प्लेक्स है ये, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास है। तो कल भारत चीन के बीच ये बातचीत होनी है जनरल स्तर की, और इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस बातचीत के बाद दरअसल चीन का रुख क्या होगा। क्या चीनी सेना पीछे हटेगी या फिर आगे जिस तरीके से लगातार चीनी सेना का मूवमेंट देखा जा रहा है एलएसी पर, वो जारी रहेगा। ये तमाम कयासों का दौर अब भी जारी है और कल की बैठक इस लिहाज से अहम मानी जा रही है। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। दुनिया भर में कोरोना से जंग चल रही है और सियासी दल आपस में जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी बंगाल में बीजेपी टीएमसी का संघर्ष जारी है। कल रात हावड़ा में खूब हंगामा हुआ, दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जबरदस्त हंगामा, धक्का मुक्की, मारपीट, लाठीचार्ज, पूरी रात इसी बवाल में कट गई। दो पक्षों के बीच संघर्ष ने राजनीतिक रंग ले लिया। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों ने पूरे इलाके को सिर पर उठा लिया। ऐसा घमासान मचा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हुड़दंग मचाने वालों को कॉलर पकड़कर हिरासत में लिया गया। देखिए कैसे पुलिस लाठी के बल पर प्रदर्शन करने वालों को खदेड़ रही है। पूरे मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब बीजेपी और टीएमसी समर्थक एक साथ थाने के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। यहां दोनों दल के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपसी संघर्ष में दोनों दलों के 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। शांति बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ওরা ছিল 40-50 জন ছিল। আচ্ছা, হঠাৎ করে যখন ওরা লাঠিচার্জ শুরু করে এবং মারার ফলে আমাদের এই আকাশ সাহা এনার মাথা ফেটে যায়। আমি লাঠি দিয়ে মারছিস কেন বলতে গিয়ে আমার মাথায় একা লাঠি মারে, ফাটেনি, আমার হাত দিয়েছে, আমাদের 4-5 জনকে মেরেছে, বেধড়ক মারধর করেছে। তো মারধর করেছে, আমরা নিশ্চয়ই ওখানে 5-6 জন, ওদের 50 জনের সঙ্গে লড়ার মতো নয়। ওরা চাইছে এলাকায় বিজেপি ছাড়া কিছু হবে না, বারবার বলছে যে যা হবে বিজেপির মাধ্যমেই হবে, তাহলে সব ঠ্যাং ম্যাং ভেঙে দেবো, অন্য কোনো পার্টি এখানে চলবে না। बीजेपी और टीएमसी दोनों तरफ से हावड़ा के बाली थाने में शिकायत दर्ज की गई है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थक इलाके में शराब पी रहे थे, रोकने पर उन्होंने हमला किया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि एक पारिवारिक समस्या को राजनीतिक रंग देकर बीजेपी कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया। भीषण संघर्ष के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। एक जगह पर सैकड़ों लोग जुटे। एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक द्वंद्व में कार्यकर्ता कोरोना से लड़ने के नियम तक भूल गए। बैद्यनाथ झा, हावड़ा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।